हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर ऑफ संस्कृत, संध्या प्रकरण। संध्या प्रकरण इस चैप्टर की शुरुआत हम माहेश्वर सूत्र से करते हैं। माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर इस शब्द में महा प्लस ईश्वर। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई है। इसी कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने डमरू बजाया था तब जो ध्वनियां उत्पन्न हुई थी, उस उत्पन्न ध्वनियों को ही हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। और जो माहेश्वरी सूत्र है उनकी कुल संख्या 14 है। उसमें से निम्नलिखित कुछ नीचे दी गई है, जैसे कि अयुण, रुलुक, ए ओंग, ए औच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झबय, घड़दश, जबगड़दश, खफ चटतव, कपय, शशसर और हल। जो पहले 4 सूत्र हैं उन प्रथम 4 सूत्रों को स्वर वर्ण का समावेश है। प्रथम चार सूत्र में स्वर वर्णों का समावेश है। स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं? स्वर यह वह ध्वनि है जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जाती है। मतलब स्वर को बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम देख रहे हैं ऐ उण, रु लुक, ए ओंग और ए ओच में कि ऐ उण में जो अ, ई, उ और न स्वर वर्ण है, तो अ बोलने में हमें किसी भी दूसरे स्वर की वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक ही फ्लो में बोल देते हैं कि अ, ई, उ और न। जैसे रू और क बोलने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। एक फ्लो में ही हम बोल देते रू क, ए ओ अंग, ए ओ और च। इसीलिए ये जो प्रथम 4 सूत्र है उनमें स्वर वर्णों का समावेश होता है। और स्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। 4 सूत्रों के बाद में 14 महेश्वरी सूत्र में से जो बचे हुए 10 सूत्र है, उस 10 सूत्रों में से बचे हुए 10 सूत्रों में व्यंजनों का समावेश होता है। जो 33 वर्ण यहाँ पे पाए जाते हैं और 33 वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम इसे व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ण का समावेश हो रहा है उसे बोलने में, उस वर्ण को बोलने में हमें किसी और ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हैवरट, हैवरट में ह बोलते हुए समय ह के साथ अ का भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ह, य, ल, न। ऐसी व्यंजन हम उन ध्वनियों को बोलते हैं जिन हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। जिसे बोलते समय हम पाते हैं कि जैसे क बोलते समय हम पाते हैं कि क के साथ में अ का भी उच्चारण हो रहा है, तो क यह व्यंजन है। और क को बोलने के लिए हमें क प्लस अ दोनों क के साथ हम क व्यंजन के साथ हम अ स्वर को भी समाविष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम एक दूसरी ध्वनि की सहायता ले रहे हैं। इसीलिए जो 14 सूत्र में से बचे हुए पहले 4 सूत्रों को हम अच कहते हैं, तो बचे हुए 10 सूत्रों को हम हल कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला में हमारी वर्णमाला में 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो स्वर हमने अभी देखा कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जाती है। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार किए जाते हैं। स्वर ऐसी ध्वनियां होती है जिसे बोलते समय हमें किसी भी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती है। हम एक ही फ्लो में बोल देते हैं, किसी भी दूसरी ध्वनि की हमें सहायता नहीं होती या किसी दूसरे वर्ण की भी सहायता नहीं होती है। जैसे कि हम उच्चारण कैसे करते हैं? उच्चारण करने में, वर्णों का उच्चारण करने में हमें कितना समय लगता है, इस समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार किए गए हैं। स्वर के 3 प्रकार किए गए, जैसे सरल स्वर, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। सरल स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। द ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के काल में एक मात्रा का ही समावेश हो, एक मात्रा का समय लगता है, उसे बोलने में कम समय लगता है, अर्थात कम से कम समय लगता है, उनकी संख्या 5 होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं ऐ, उ, रु और रू। ये जो 5 स्वर है इन्हें ह्रस्व स्वर बोला जाता है, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमें सिर्फ एक ही मात्रा वाले शब्द है, तो इन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है, इसीलिए हम इसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर की तुलना में
ज्यादा समय लगता है, दोगुना समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, रू, ए, ओ, ऐ और औ। इनमें ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। जैसे अ बोलने में हमें कम समय लगता था, बट आ बोलने में हमें ज्यादा समय लग रहा है। ई बोलने में कम समय लगता था, ई बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इस समय की कितना समय लगता है उस शब्द के उच्चारण में, स्वर्ण के उच्चारण में, उसके आधार पर स्वर के ह्रस्व और दीर्घ ऐसे ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त ऐसे 3 प्रकार किए गए हैं। व्यंजन। व्यंजन हमने जाने थे कि 33 व्यंजन है। जैसे 13 स्वर है, वैसे व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। तो 33 व्यंजन में जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, जिन्हें बोलने में हमें किसी और वर्ण की सहायता लगती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलने पर हम पाते हैं कि क के साथ अ का भी उच्चारण संयुक्त रूप से होता है, मतलब क बोलने पे हमें अ भी लगता है। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जैसे स्वर को हम अच कहते हैं, वैसे व्यंजनों को हम हल कहते हैं। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जिस व्यंजन को बोलते समय हम स्वर का योग नहीं करते, मतलब स्वर नहीं लेते हैं उस उच्चारण के समय में, स्वर रहित रहते हैं जो व्यंजन, जिनमें स्वर प्रेजेंट नहीं होता है, स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं, उनको हम हल का चिन्ह लगाते, हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हमने देखे स्वर रहित व्यंजन में क, ख, ग, घ, तो आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे हलंत का चिन्ह लगाया है। क्यों? क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है। इन्हें बोलते समय हमने किसी भी स्वर का संयोग नहीं किया है, बिना स्वर के संयोग से स्वर रहित व्यंजन किए गए। जब इस स्वर रहित व्यंजन के साथ में यदि हम किसी स्वर को जोड़ देंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा, और जो हलंत का जो हमने चिन्ह लगाया है यहाँ पे, वो हट जाएगा। यहाँ पे हमने हलंत का चिन्ह लगाया हर जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने संयोग नहीं किया है स्वर का, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग नहीं किया है। ये स्वर रहित व्यंजन है। यदि स्वर हित व्यंजन होते तो यहाँ से हलंत का चिन्ह हम हटा देते। जैसे ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन क्या थे? स्वर रहित थे, मतलब वहां पे स्वर प्रेजेंट नहीं था, स्वर रहित थे वो व्यंजन। बट स्वर हित व्यंजन जो होते हैं, जहां पे हम स्वर लगाते हैं, मतलब